कहीं किसी एक ठौर पर, समय के किसी एक बिंदु पर मुझे ढूंढ पाओगे नहीं। ये कड़ियां जीवन की अलग अलग बिखरी नहीं, किसी अदृश्य सूत्र से ये परस्पर हैं जुड़ी हुई। आज में ही नहीं समाहित जिंदगी, बीते हुए कल और आने वाले कल में भी जड़ें इसकी समाई हुई। विगत और आगत से अभिन्न भाव से जुड़ी मात्र वर्तमान तक ही नहीं सीमित अस्तित्व मेरा, किसी अद्भुत तारतम्य से बंधी त्रिकाल को अभिसंचित करती सुरसरी की जलधार सी मैं। कभी किसी एक ठौर पर, समय के किसी एक बिंदु पर मुझे ढूंढ पाओगे नहीं। ये है स्वर्गीय डॉक्टर सीता श्रीवास्तव जी की वैचारिक अंतर्गूंज की एक कविता। डॉक्टर श्रीवास्तव एक कवयित्री थीं। हिंदी साहित्य से उनका गहरा जुड़ाव था। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने हिंदी गद्य एवं कविता दोनों में ही गंभीर लेखन किया। उनकी कुल 23 पुस्तकें प्रकाशित हुईं। अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने अपनी संवेदनाओं, जीवानुभवों के साथ बेहद गंभीर एवं प्रासंगिक विषयों पर भी सहज एवं प्रभावशील लेखन किया। डॉक्टर सीता श्रीवास्तव एक शिक्षाविद और राजनीतिक शास्त्र की विद्वान थीं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध मैत्रेयी कॉलेज की 15 वर्ष से ज्यादा समय तक प्रधानाचार्या रहीं। वे वॉशिंगटन डीसी स्थित अमेरिकन यूनिवर्सिटी में वरिष्ठ फुलब्राइट स्कॉलर और लिचबर्ग के रूडोल्फ मेकन किंग्स कॉलेज में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहीं। इससे पूर्व वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र पढ़ाती थीं और वहां के महिला विद्यालय में राजनीति शास्त्र की अध्यक्षा थीं। एक सच्ची राष्ट्रवादी कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने अपने छात्र जीवन में ही लखनऊ में रहते हुए आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल गईं। उनका शोध कार्य राज्यसभा पर था, जो बाद में पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ एवं काफी लोकप्रिय हुआ। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, देश प्रेम एवं मानवता के प्रति अपने सहिष्णु उदार भाव से आपूरित सीता श्रीवास्तव का जीवन प्यार और करुणा का जीवन संगम था। हिंदी भाषा और साहित्य से उनका अनन्य लगाव था। जीवन पर्यंत हिंदी के प्रति समर्पित उनका भाव जगत सत्रत क्रियाशील रहा और उनकी अंतपयस्विनी का निनाद कविता सरिता के रूप में प्रवाहमान हो उठा। हम पारिवारिक जन उनको उस आत्मचिंतन, समर्पण, त्याग और अदम्य उत्साह के प्रति अपनी प्रणति निवेदित करते हैं। हमारा ये प्रयास उनके अमूल अवदान के प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्ति का मात्र एक बाल प्रयास है। भला माँ के प्रति उनके अनंत उपकार, भाव एवं गुणों का विश्लेषण संभव है? हमारे समक्ष गोस्वामी जी की एक पंक्ति का आदर्श है। यही आदर्श हमारी माँ के जीवन में भी चरितार्थ हुआ है। कीरति मनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। सदियों से यही नियति रही नारी की, आदेशों, निर्देशों, वर्जनाओं के घेरों में घिरी रही। रामायण काल से पौराणिक काल तक, पौराणिक काल से आज तक अनगिनत नियमों, बंधनों को गढ़ा उसके लिए पुरुष शास्त्रकारों ने। हर कर्तव्य के साथ जुड़े हैं कुछ अधिकार भी, किंतु नारी की दुनिया सीमित रही दायित्व बोध तक ही। उसका नाम जुड़ा था गंवार, शूद्र, पशु से ही। ये भूल गए ये शास्त्रज्ञ महान, उनकी और श्रेष्ठ मुनियों द्विजों का भी जन्म हुआ था जननी की ही कोख से। सदियों से पुरुष द्वारा रचे आदेशों, निर्देशों, वर्जनाओं के घेरों को तोड़कर आज हो विमुक्त, अपने अभ्युदय का मार्ग स्वयं ही रचे नारी। नियमों, मान्यताओं से अवश्य ही बंधेगी, पर रचेगी अपने स्वविवेक की कसौटी पर कसकर ही। दायित्वों को करेगी सहर्ष स्वीकार,
पर उनसे जुड़े अधिकारों को लेकर ही रहेगी। सहस्त्रों वर्ष पहले जो कुछ लिखा शास्त्रों पुराणों में पुरुषों ने, उसे वो अपनी नियति का आलेख नहीं बनने देगी। सुप्रसिद्ध कवि, समालोचक और विचारक और ललित कला अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं और उन्हें अनगिनत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस वक्त उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। थोड़े से शब्दों से नहीं बना सकता मैं कविता। मुझे चाहिए समूची भाषा, सारी हरीलिमा पृथ्वी की, सारी नीलिमा आकाश की, सारी लालिमा सूर्योदय की। श्री अशोक वाजपेयी की छोटी छोटी कविताओं ने सृष्टि के सारे रंग, सारे सुर और मन के गहरे मौन अपना पूरा विस्तार लेकर बड़ी सहजता से सिमट आती है। आपसे निवेदन है कि आप सभा को संबोधित करेंगे। डॉक्टर करण सिंह, नंबर जी, रजनीकांत जी और मित्रों, हमारे लिखने चुपड़े समाज में इस समय साहित्य कदर हाशिए पर चला गया है कि अगर कोई परिवार अपनी माता की स्मृति में साहित्य के लिए एक पुरस्कार स्थापित करे तो हम सबको, हमें वो पुरस्कार न मिले, इसके हम लोग भी नहीं मिले, लेकिन हम सबको ऐसे पुरस्कार से अपना लेखक होना बिल्कुल अकारक नहीं गया, ये आभास होता है। तो सबसे पहले तो गीता श्रीवास्तव जी के परिवार को बहुत बहुत बधाई और कृतज्ञता कि उन्होंने साहित्य के लिए पुरस्कार स्थापित किया। साहित्य में भी एक बड़ी उदास विधा है जिसका नाम है कविता। तो पहला पुरस्कार कविता जैसी उदास विधा को मिल रहा है, इसके लिए भी बधाई, क्योंकि हमारा जो मध्य वर्ग है वो कुछ ऐसे मनोरंजन से घटिया मुकामों पर बहुत दूर और विचलित हो चुका है कि उसे सच्ची सार्थक विचलित करने वाली कविता के लिए कोई फुर्सत ही नहीं है। तो इसलिए दूसरी बधाई इसलिए कि पहला पुरस्कार दिनेश कुमार शुक्ल को चुनना भी इस पुरस्कार की प्रतिष्ठा को थोड़ा और प्रासंगिकता को थोड़ा बढ़ाता है। उन्हें तो वैसे एक आध दो पुरस्कार और भी मिल ही चुके होंगे, क्योंकि हिंदी में पुरस्कार न मिले ये भी संभव नहीं है, इतने अधिक पुरस्कार हैं। और जैसा मैं कल कपिला जी के प्रशस्ति में कह रहा था कि पुरस्कार मिलने के का एक परिणाम तो ये होता है, मतलब अनेक परिणाम होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, एक दुष्परिणाम ये होता है कि आपके मित्र कम हो जाते हैं और शत्रु बढ़ जाते हैं। अब ये पुरस्कार लेंगे तो ये तो जोखिम उठाना ही होगा। तो बहरहाल दिनेश कुमार शुक्ल यहाँ नहीं है, लेकिन एक तो हिंदी कविता में हमारी परंपरा की जो स्मृति है और परंपरा का जो उपयोग है वो इतना कमजोर, इतना क्षीण, इतना शिथिल हो गया है कि ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं जिनकी कविता को सुनकर या पढ़कर कुछ पिछली पुरानी कविता भी याद आती है। और अच्छी कविता तो वही है जिसमें आपको वो कविता तो याद रखने योग्य लगे, कुछ और भी याद आए। तो कविता का एक काम समाज को बार बार याद दिलाना है। बहरहाल दिनेश जी के यहाँ ये परंपरा की उपस्थिति, उसका पुनराविष्कार बहुत कल्पनाशील ढंग से किया गया है और उन्होंने लोकप्रियता और सार्थकता के बीच हिंदी में जो खाई है उसको किसी हद तक आंकने का काम किया है। दूसरी बात यह है कि देखिए, हम तीन दुनियाओं में रहते हैं। एक तो ये बहुत प्रभावशाली और बलशाली लोगों की दुनिया है, चकाचौंध भरी।
दूसरी चकाचौंध भरी तो नहीं है, लेकिन चकाचौंध की लालच में भागती हुई दुनिया है जो हम सब की दुनिया है एक तरह से, और एक तीसरी दुनिया है जो ज्यादा अंधेरे और झिलमिल में डूबी दुनिया है। सौभाग्य से हिंदी की बहुत सारी कविता इस तीसरी दुनिया की तरफ देखती है, जैसे कि उसका साहित्य भी देखता है, और दिनेश कुमार शुक्ल भी उन कवियों में से हैं जो इस तीसरी दुनिया की हमको कुछ खबर देते रहते हैं, ताकि हम बहुत मुदित मन हर शाम मूर्ख पेटिका के सामने बैठकर दूसरों को विचार करके न देखते रहें। तीसरी बात यह है कि किसी भी कविता का असली गुण तो ये है कि देखिए, कविता संसार के घोर प्रेम से पैदा होती है। जो संसार से प्रेम नहीं करता उसको कविता नहीं लिखना चाहिए, और बहुत सारे काम अच्छे करने को करे, लोग करते ही हैं। कविता लिखने वाले वैसे भी मुझे याद है लाहौर में नामवर जी भी थे, मैं भी था, तो वहाँ एक उर्दू के कवि आए थे जिन्होंने शायरों के लिए ये कहा था कि हम थोड़े थोड़े होते हैं, हम थोड़े थोड़े होते हैं, कम कम होते हैं। तो कम होते हैं, लेकिन ये जो जीवन का अगाध और अदम्य और असह्य प्रेम है, अनुराग है, इसी से कविता पैदा होती है। और वो आसक्ति दिनेश कुमार शुक्ल की कविता में देखी जा सकती है। मुझे निजी रूप से भी बहुत प्रसन्नता है कि आपने एक ऐसे कवि को चुना जो थोड़ा दूसरी तरफ का कवि है, दूसरी तरह का कवि है। तो इसलिए निर्णायकों को भी बधाई, और दुर्भाग्य से एक ऐसे दिन जब उनकी कविता का सम्मान हो रहा है, वो स्वयं अपनी मां की निधन के कारण नहीं आ पाए हैं, इसलिए उनके प्रति हार्दिक संवेदना। धन्यवाद।